ज़ैनब नईम माहिर माहौलियात वो हमारे साथ हैं। डॉक्टर ज़ैनब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर ज़ैनब, ये कई हफ्तों से या महीनों से क्लाइमेट चेंज के ऊपर तो साल से बहस जारी है, लेकिन ये जो करंट वेदर पैटर्न है, एटलीस्ट ये हमें भी कोई 6-8 हफ्तों से पता था कि ये पाकिस्तान में ये चीज़ें आने वाली हैं, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ग्लेशियर बस्ट होंगे, अनयूजुअल वेदर पैटर्न है, अचानक रेन स्पेल, कंसनट्रेटेड रेन्स आ सकती हैं। कुछ ये सारी चीज़ें हमें मालूम थी पहले से या अचानक हो गया? नहीं, ये अचानक नहीं हुआ। देखिए, मैं तो कहती हूँ कि 2010-11 ही हमारे लिए एक आई ओपनर होना चाहिए था कि हम कितने वल्नरेबल हैं, लेकिन उसके बाद हमने फिर 2015 की हीट वेव का वेट किया, फिर 2022 के सैलाबों का वेट किया, फिर हमने यालाबारियाँ देखी, हमने देखी खड़ी फसलें तबाह हो रही हैं। मतलब आई ओपनर पता नहीं कब होगा, लेकिन बिल्कुल हमें इन स्पेल्स का पता था। हमें जब मानसून एंटर हुआ पाकिस्तान में, इस दफ़ा जल्दी एंटर हुआ बे ऑफ बंगाल से, तो हमें तभी पता था कि 15 सितंबर तक ये स्पेल्स आने हैं। और उससे पहले जब शदीद गर्मी पड़ रही थी और नमी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी, आपके नॉर्दर्न एरियाज़ में भी टेम्परेचर 7 से 9 डिग्री सेल्सियस तक ऊपर गया और बर्फ़ तेज़ी से पिघल रही थी, तब भी हमें पता था कि यहाँ पे सैलाबी सूरत हाल इख्तियार हो सकती है, बारिशें शदीद हो सकती हैं। ये साल से साइंटिस्ट जो हैं वार्न करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम अपनी पॉलिसी के साथ साइंस को कनेक्ट करने से हम फेल हो चुके हैं उसमें, और हम प्रिपेयर्डनेस में भी फेल हो चुके हैं। अभी बहुत अच्छे इंतजाम होंगे सूबों के, पंजाब में भी कोई कैजुअल्टी नहीं हुई, लेकिन ये जो लॉस एंड डैमेज है, ये सिर्फ इंसानी जान का नहीं होता, ये आपके इंफ्रास्ट्रक्चर का होता है, आपके लाइफ स्टॉक का होता है, आपकी फसलों का होता है, आपके पूरे जीडीपी पे इम्पैक्ट करता है। उसके बाद जो लोगों के घर तबाह हो जाते हैं, जिनके वो कोई एसेट नहीं बचता, उनकी रिहेबिलिटेशन कैसे करनी है, ये बहुत लंबा पूरी होलिस्टिक प्लानिंग है जो इस वक्त मिसिंग है हमारे कंट्री में। अच्छा डॉक्टर ज़ैनब, लेकिन ये बहुत ही अफसोसनाक है, सूबों के पास इस वक्त जो वसाइल है 60% तकरीबन सूबों के पास चला जाता है, और उनको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए और लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इसके लिए काम करना चाहिए। क्लाइमेट चेंज भी नया फिनोमिना नहीं है, ये ड्राउट ईयर्स लेट 90s में शुरू हुए थे। ये पैटर्न था, साइक्लिक था कि 2-3 साल ड्राउट आते थे, 2-3 साल अबव नॉर्मल आता था। फिर वो आपने 2010-11 वाले फ्लड्स का हवाला दिया, वो बदीन से पानी निकल के जाता ही नहीं था टंडू बागों से आगे, सिंध की ज़मीनों में वो कई हफ्ते खड़ा रहा था पानी, और सांप डसने के इतने वाक़यात थे, और हमारे पास वैक्सीन भी नहीं थी लोगों को बचाने के लिए। अब हर तीसरे साल ये काम पाकिस्तान के साथ हो रहा है, और लोगों को सांप डस के मार दें, लेकिन हम इंसान ना बने कि उन लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करें। तो दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। इस पर तो कोई बड़ी हॉलिस्टिक एक अप्रोच लेते हुए प्लान बनाना चाहिए था, नेशनल लेवल के ऊपर एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए थी। देखिए, आप बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं कि केपी में ये वाक़यात बहुत आम हुए हैं। सांप काट जाते हैं, जो बेचारे सैलाबी पानी या रेले से बच जाते हैं, और एंटी वेनम मौजूद नहीं होता। तो ये हमारे एंड पे बहुत बड़ी मिस प्लानिंग है। और अभी ये जो हो रहा है पाकिस्तान में, हमने देखा क्लाउड बर्स्ट, हमने देखी लैंडस्लाइड, हमने देखा ग्लेशियाई झीलें, उसके बाद हमने देखा अर्बन फ्लडिंग, और अब हम देख रहे हैं दरियाई सैलाब, जो कि हमें पता था कि हमसाया मुल्क ने पानी छोड़ना ही छोड़ना है। और देखिए, वो भी उनकी भी मजबूरी है इस वक्त, क्योंकि क्लाइमेट चेंज को किसी मुल्क या बॉर्डर का नहीं पता, वो भी मजबूर है, उनका भी सैलाब आया हुआ है। तो हमें पता था ये रेले आएंगे, लेकिन हमने फिर भी उसकी प्रिपेयर्डनेस नहीं की। और मैं इसको फ्लड सुनामी कह रही हूँ। ये फ्लड सुनामी है, ये जो इस वक्त डिजास्टर हो रहा है, ये पहले इसका तखमीना अगर आप लगाएंगे 2022 से भी ऊपर की बात चली गई है, ये 2010-11 से भी ऊपर की बात जा चुकी है, ये बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है। और आप जो पॉलिसी की बात कर रहे हैं, मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, हमारा जो ये बना हुआ है वाटर अपॉर्चनमेंट एक्ट, आपको पता है हमारे पहाड़ों पे भी सैलाबी रेलों का पानी का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, जिसको आप रोद कोई या हिल टॉरेंट कहते हैं। 10 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी है, जिसमें से हम 10% भी पोटेंशियल टैप नहीं कर पाते। हमने उस अकॉर्ड में कहीं हिल टॉरेंट पोटेंशियल को जिक्र ही नहीं किया कि वो भी सूबे यूटिलाइज कर सकते। तो हमारी पॉलिसी और प्लानिंग तो बहुत आउटडेटेड हो चुकी है। फिर हमें यह भी पता है कि हमारा हमसाया मुल्क इंडस वाटर ट्रीटी को एबेंस कर दिया है, यानी मानने से इनकार कर रहे हैं वो। हमने उसके हिसाब से भी अपनी वाटर इंटीग्रेटेड रिसोर्स मैनेजमेंट की नहीं। इतना पानी आया, दो ही एक्सट्रीम है पाकिस्तान में, या हमारे पास पानी नहीं है, ड्राउट सीजन, पानी की किल्लत, या हमारे पास इतना पानी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है कि हम उसमें से कुछ बचा सकें। तो ये दोनों एक्सट्रीम चल रहे हैं, जिसकी होलिस्टिक प्लानिंग ऑन ग्राउंड हमने नहीं की। तो इसके लिए हम क्लाइमेट चेंज को तो ब्लेम कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि हमारी प्लानिंग जीरो है रिगार्डिंग एनी डिजास्टर जो क्लाइमेट चेंज से इंड्यूस हो रहा है। एक ब्रेक ले लें जी, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। सूबाई सतह के ऊपर
प्लानिंग का ना होना सबसे बड़ा जुल्म है और वसाइल के ज़िया का सबसे बड़ा ज़रिया है। जब आपको ये पता ना हो कि आप सैकड़ों अरब के मंसूबे शुरू कर रहे हैं, हज़ारों अरब रुपए सूबों को मिलते हैं और वो कहाँ, उसकी आउटकम क्या है, इकनॉमिक रेट ऑफ रिटर्न क्या है, क्या फ़ायदा होगा लॉन्ग टर्म में, इसका किसी के पास कोई जवाब नहीं है। और ख़ास तौर पर उन इलाकों में जहाँ ज़री ज़मीनें और वो सैलाबों की नज़र हो जाएंगी, वहाँ गुर्बत का क्या मयार होगा, जहाँ वर्ल्ड बैंक आपको पहले ही कह रहा है कि हाफ ऑफ योर पॉपुलेशन लिव्स बिलो द पावर्टी लाइन। वहाँ पर जब ये सैलाब फसलें डबोएंगे तो वो लोग जो पावर्टी लाइन से ज़रा सा ऊपर थे वो पावर्टी लाइन से नीचे चले जाएंगे। उनकी आखिरी सर्वाइवल वो फसल है जो इस सैलाब ने डबो दी है। तो वो उनके बच्चे ने दूध कहाँ से पीना है और रोटी कहाँ से खानी है, इसका किसी के पास जवाब नहीं होगा। तो ये वो ज़ालिमाना रवैया है जिसके लिए सूबाई हुकूमतें कसूरवार हैं और उनके ख़िलाफ़ बाकायदा अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। दे शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल कि इतने हज़ार अरब का सालाना जो बजट दिया था किस काम पे लगाया है, उसका सूबे के अवाम को क्या फ़ायदा है। और जिसके खेत, जिसकी फसलें, जिसके खलियान तबाह हो गए, जिसके घर गिर गए, जिसके मवेशी इस सैलाब की नज़र हो गए, वो अगला साल ज़िंदा कैसे रहेगा, उसका प्लान क्या होगा, इसका कोई जवाब है नहीं है। जो अभी रिसेंटली हमने इवेंट्स देखे थे केपी के अंदर, तो उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब कहते थे कि ये दरियाओं के अंदर जिन्होंने होटल बनाए हैं इसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं दी जाएगी। उनकी अपनी पार्टी के लोग थे जिन्होंने बनाए हुए थे। वो वुड कटिंग साल से नॉन नेम है, किसी का नाम नहीं लेता, उसमें कई सियासी शख्सियात के नाम आ जाएंगे। वुड कटिंग में कौन इन्वॉल्व है पाकिस्तान में, जिन्होंने दरख्त गंजे कर दिए सारे? वो कौन लोग हैं जिन्होंने काट के पहाड़ सीमेंट के ये बनाने के लिए और दूसरी चीज़ें मार्बल के बनाने के लिए स्टोन क्रशिंग कर के सैलाबों की राह हमवार की? ये जो पत्थरों की चट्टानें आके गाँव के ऊपर गिर गई हैं, ज़िम्मेदार कौन है? और ये पंजाब वाली साइड के ऊपर एडवांस वार्निंग्स थी, सब पता था कि चनाब में पानी आ रहा है और हफ्तों से पता था और किसी ने एक्ट नहीं किया। अब ये रावी वाला जो एक्स्ट्रा पानी का रेला है, ये पता था इसका भी हमें आ रहा है। इंडिया हमारा दुश्मन है, दुश्मनी करेगा, हम अपने साथ दोस्ती ना करें तो फिर हम भी अपने साथ दुश्मनी कर रहे हैं। डॉक्टर ज़ैनब, ये आपका शायद स्पेशलाइज्ड एरिया तो नहीं होगा, लेकिन इन क्लाइमेट चेंज की वजह से जब ये सैलाब आते हैं, जिनकी खेत सारे बह गए, उनकी फसलें तबाह हो गई, जिनके घर तबाह हो गए, कच्चे घर होते हैं गांव के अंदर, पक्के घर भी नहीं होते, वो तो बह जाते हैं। मवेशी चले गए, भैंस 1 या 2 घरों में पाली होती हैं, उसी के साथ उसका वो बच्चे रोटी खा लेते हैं, रात को दूध पी लेते हैं, तो उनकी सर्वाइवल कैसे होगी? देखिए, इसमें 2 चीज़ें आती हैं। पहली चीज़ ये कि हमें क्लाइमेट रिस्क इंश्योरेंस का कोई मैकेनिज़्म एग्जिस्ट नहीं करता। ये हर दुनिया में, क्योंकि अब ये क्लाइमेट चेंज का मसला हर मुल्क में है दुनिया में, तो वहाँ पे किसान जो, जहाँ पे ख़ास तौर पे जो ज़राअत आपका ज़रिया माश है सबसे बड़ा, तो वहाँ पे किसानों को सबसे पहले देखा जाता है कि हमारा ज़रिया माश जो है वो अफेक्ट हो रहा है, तो उनके लिए क्या पॉलिसी और प्लानिंग लेकर आई जाए। तो रिस्क इंश्योरेंस होती है जिसमें अगर आपको बाहर से इसमें पैसे नहीं भी आते तो आप लोकली जो आपका बैंकिंग सेक्टर है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है और माइक्रो फाइनेंस सेक्टर, ये बहुत बड़ा सेक्टर होता है जिसकी डायरेक्ट एक्सेस होती है आपकी कम्युनिटीज़ के साथ। आप उनको यूज़ करते हैं और इंश्योरेंस पॉलिसी निकालते हैं कि अगर किसान को नुकसान होता है, ज़राअत ख़राब होती है, तो उनको कैसे हमने जो है उनको प्रोटेक्ट करना है, उनको सोशली सिक्योर करना है, उनके लाइवलीहुड को सिक्योर करना है। तो ये पूरी मैकेनिज्म है जो इस वक्त हमारे मुल्क में नॉन एग्जिस्टेंट है। हमें पता ही नहीं हमारा माइक्रो फाइनेंस सेक्टर का पोटेंशियल कितना बड़ा है और हम किस तरह से उसको यूज़ कर सकते हैं। बांग्लादेश में हो रहा है ये, इंडिया में भी हो रहा है, पर पाकिस्तान में बहुत लिमिटेड स्केल पर है। दूसरी चीज़ आपकी है क्लाइमेट स्मार्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। अभी देखें, ये जो हम बात कर रहे हैं नालों के ऊपर, दरियाओं के रास्तों में कंस्ट्रक्शन, अभी जंगलात की बात है, गलियात को देख लें, केपी साइड पे वो काट के होटल और रेस्टोरेंट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं जी, टूरिज्म, इको टूरिज्म के नाम पे बना रहे हैं। बात यह है कि आप रियल एस्टेट सेक्टर और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को आज तक पॉलिसी प्लानिंग का हिस्सा बनाया ही नहीं गया क्लाइमेट चेंज में, तो वो तो यही करेंगे। आपने सजाएं रखी ही नहीं है, दरख्त काटने पे कितनी सजा है, कितना फाइन है, तो ये मामलात हैं जब आप सख्ती नहीं दिखाते। तो मलिक अहमद खान भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, स्पीकर पंजाब असेंबली। मलिक साहब, शुक्रिया, आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। आप जिस इलाके से मुंतखब होते हैं वो इलाका इस वक्त बहुत ज़्यादा उस खिते में शुमार होता है जहाँ पानी से बहुत ख़तरा मौजूद है। क्या हमें पहले पता नहीं था कि पानी आ रहा है? हमें पता था कई हफ्तों से, तो क्या हम इसके लिए कुछ सद्देबाब नहीं थे कर सकते? जी मलिक साहब, मैं मेरी आवाज़ सुन सकते हैं आप? जी सुन सकते हैं। जी मलिक साहब, मैं इस वक्त भी वहीं पर हूँ जहाँ पे फ्लड इफेक्टेड एरिया है।
ये बात आपकी ठीक है। इसके सद्देबाब के लिए जो इकदाम किए जा सकते हैं वो मलिक साहब, जो इकदाम किए जाने चाहिए थे लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, वो इकदाम नहीं किए गए। मलिक साहब को सिग्नल का इशू है, क्योंकि वो इलाके हैं इस वक्त जो पानी से डूबे हुए हैं। मलिक अहमद ख़ान अपने इलाकों में इस वक्त घूम रहे हैं, लेकिन वक्त से बहुत पहले कुछ करने की ज़रूरत थी।